दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों लोग एक साथ सड़क पर उतर आए हों और कहें अब बस बहुत हुआ। मिस्र में यही हुआ था। तहरीक स्क्वायर पर खड़े नौजवान, औरतें, बच्चे, सबका एक ही नारा था, आज़ादी या मौत। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज अरब स्प्रिंग की दूसरी किस्त में हम लेकर चलते हैं मिस्र की बगावत पर। दोस्तों, मिस्र की बगावत को समझने के लिए हमें हुस्नी मुबारक की हुकूमत को समझना होगा। सन 1981 में राष्ट्रपति अनवरुल सादात की हत्या के बाद हुस्नी मुबारक सत्ता में आए। पहले तो जनता को लगा कि शायद ये नया नेता देश को स्थिरता देगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी हुकूमत तानाशाही में बदल गई। हुस्नी मुबारक ने सत्ता में आने के बाद 30 साल तक मिस्र में इमरजेंसी लॉ लागू रखा। इस कानून के तहत पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी। अदालतों की जगह मिलिट्री ट्रायल्स में आम लोगों को पेश किया जाता था। प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप कड़ी थी। विपक्षी पार्टियों और कार्यकर्ताओं की आवाज दबा दी जाती थी। जनता के लिए मिस्र एक पुलिस स्टेट बन चुका था। गरीब और बेरोजगारी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ मुबारक और उनका परिवार अरबों डॉलर की दौलत इकट्ठा कर रहा था। भ्रष्टाचार हद से बढ़ गया था। सरकारी नौकरियों, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक में रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी थी। यानी ऊपर ऊपर मिस्र शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने समाज को जकड़ रखा था और यही गुस्सा 2011 में फट पड़ा। दोस्तों, मिस्र की बगावत अचानक नहीं हुई थी। ये एक चिंगारी थी जो पड़ोसी मुल्क ट्यूनीशिया से उठकर आई और मिस्र की सड़कों को जला गई। जैसा कि हमने अरब स्प्रिंग की पिछली किस्त में ट्यूनीशिया की बगावत के बारे में भी आपको बताया था कि यहाँ एक 26 साल का नौजवान मोहम्मद बौज़ीज़ी सड़क पर फल सब्जी की ठेली लगाकर अपनी माँ और बहन का पेट पालता था, लेकिन स्थानीय पुलिस आए दिन उसकी ठेली जब्त कर लेती थी, उसे अपमानित करती थी। 17 दिसंबर 2010 को पुलिस ने फिर से उसका सामान छीन लिया। जब बौज़ीज़ी ने शिकायत करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने उसे थप्पड़ मार दिया। अपमान, गरीबी और बेबसी से टूटकर उसने नगर पालिका कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसकी चीखों ने पूरे ट्यूनीशिया को हिला दिया। जनता सड़कों पर उतर आई और कुछ ही हफ्तों में 23 साल से राज कर रहे राष्ट्रपति ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को भागकर सऊदी अरब जाना पड़ा। यानी अब अरब दुनिया को ये एहसास हो चुका था कि तानाशाही हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। जैसे ही ट्यूनीशिया की इस क्रांति की खबर मिस्र पहुंची, युवाओं ने सोशल मीडिया पर इसे हाथों हाथ लिया। उस समय फेसबुक और ट्विटर नए नए थे, लेकिन मिस्र के नौजवानों ने इसे हथियार बना लिया। सबसे अहम पेज था वी आर ऑल खालिद सईद। दोस्तों, अब ये खालिद सईद कौन था? तो दोस्तों, वो एक 28 साल का नौजवान था जिसे अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर पुलिस ने बेरहमी से पीटा और मार डाला। उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। चेहरा खून से लथपथ, टूटा हुआ जबड़ा। लोगों ने कहा, अगर खालिद सईद के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। इस पेज के जरिए युवाओं ने पहली बार खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध की पहली पुकार 25 जनवरी 2011 को हुई थी। 25 जनवरी को मिस्र में पुलिस डे मनाया जाता था, लेकिन इस बार युवाओं ने इसे प्रोटेस्ट डे बना लिया। फेसबुक पर एक पोल आई, 25 जनवरी को सब तहरीर स्क्वायर पर इकट्ठा हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे अधिकार हमें चाहिए। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी, लेकिन उस दिन काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, सुएज, अस्वान, हर शहर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनके नारे गूंज रहे थे, अल शाब युरीद इस्कात अल निज़ाम, मतलब जनता सरकार गिराना चाहती है। दोस्तों, मिस्र में इस तरह के हालात देखकर सरकार हक्का बक्का रह गई। पहले उन्होंने सोचा ये भीड़ जल्द ही थक जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। मुबारक की सरकार ने तो इंटरनेट तक बंद कर दिया था ताकि लोग आपस में जुड़ ना पाएं, लेकिन अब गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। 25 जनवरी को जो चिंगारी उठी थी वो अब पूरे मिस्र में आग बन चुकी थी। हर वर्ग का इंसान, चाहे मजदूर हो या छात्र, महिला हो या व्यापारी, सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब सिर्फ एक ही मांग रह गई थी, मुबारक इस्तीफा दो। यही वो मोड़ था जिसने मिस्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, 25 जनवरी की चिंगारी धीरे धीरे एक तूफान में बदल रही थी।
काहिरा के बीचों बीच तहरीर स्क्वायर चौक, ये जगह सिर्फ एक चौक नहीं थी बल्कि पूरे मिस्र की आत्मा बन चुकी थी। 25 जनवरी के बाद हर दिन यहाँ भीड़ बढ़ती गई। छात्र, महिलाएं, मजदूर, बुद्धिजीवी, हर वर्ग का इंसान यहाँ मौजूद था। उनकी मांगे बिल्कुल साफ थी। भ्रष्टाचार का अंत हो, पुलिस की बर्बरता बंद हो, बेरोजगारी का हल हो और सबसे अहम, हुस्नी मुबारक इस्तीफा दो। पुलिस ने पहले दिन से आंदोलन को दबाने की कोशिश की। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, पानी की बौछारें, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, लेकिन आंदोलनकारियों की संख्या इतनी बड़ी कि पुलिस पीछे हटने लगी। 27 जनवरी को सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क तक काट दिए। सोचा कि लोग जुड़ नहीं पाएंगे, आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उल्टा असर हुआ। अब लोग सड़कों पर और ज्यादा निकलने लगे। 28 जनवरी को, जिसे फ्राइडे ऑफ रेज कहा जाता है, लाखों लोग नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, सुएज, हर जगह विरोध की गूंज सुनाई थी। पुलिस की गाड़ियां जलने लगी, थाने खाली हो गए, सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। सेना ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी अब जनता जान गई थी कि फौज उनके खिलाफ नहीं आएगी। तहरीर स्क्वायर में लोग दिन रात डटे रहे। कभी कविता, कभी भाषण, कभी गीत। ये चौक एक इनकलाबी कैंपेन बन गया था। लोग वहाँ खाना, पानी, दवाइयाँ लेकर पहुँचते थे। हर कोई कह रहा था, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अब दुनिया भर की नजरें मिस्र पर थीं। अल जजीरा और CNN लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी कैसे एक जनता तानाशाही को चुनौती दे रही है। इन सबको देखते हुए हुस्नी मुबारक ने एक कदम उठाया। भीड़ को शांत करने के लिए राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने 29 जनवरी को सरकार बर्खास्त कर दी और नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन जनता ने साफ कहा, हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। 2 फरवरी को तहरीर स्क्वायर में एक भयावह मंजर देखा गया। मुबारक समर्थक ऊंट और घोड़े पर सवार होकर आंदोलनकारियों पर टूट पड़े। लाठी, चाकू और हथियारों से उन्होंने भीड़ पर हमला किया। इस घटना को आज भी बैटल ऑफ द कैमल कहा जाता है। कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत भी हुई, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी, बल्कि और गुस्से के नारे लगाने लगी। मुबारक इस्तीफा दो। अब सत्ता का पल्ला डगमगाने लगा। पुलिस पीछे हट चुकी थी, सेना जनता के खिलाफ खड़ी होने से बच रही थी, यानी मुबारक अकेले पड़ चुके थे। दोस्तों, इन सब के बाद हुस्नी मुबारक ने एक आखिरी कोशिश की। 10 फरवरी 2011 को मुबारक टीवी पर आए और बोले कि वो अपने कुछ अधिकार उपराष्ट्रपति को सौंप देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। दोस्तों, ये सब सुनकर तहरीर स्क्वायर में लोग भड़क उठे और इसके बाद 11 फरवरी को आखिरकार उपराष्ट्रपति ओमर सुलेमान ने घोषणा की कि राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने इस्तीफा दे दिया है और सत्ता सेना को सौंप दी गई है। जैसे ही ये ऐलान हुआ, तहरीर स्क्वायर खुशी से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, झंडे लहराने लगे। 30 साल की तानाशाही का अंत हो चुका था। 11 फरवरी 2011 को तहरीर स्क्वायर पर जश्न का माहौल था। 30 साल बाद मिस्र ने तानाशाही की जंजीरों को तोड़ा था। लोग नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल अब ये था कि आगे क्या होगा, सत्ता किसके पास जाएगी। मुबारक के इस्तीफे के बाद सत्ता सुप्रीम काउंसिल ऑफ द आर्म फोर्स यानी SCAF के पास चली गई। जनरल मोहम्मद दंतावी और उनकी टीम ने ऐलान किया, हम जनता की आवाज सुनेंगे, चुनाव कराएंगे और लोकतंत्र की राह खोलेंगे। जनता को उम्मीद थी कि अब असली आज़ादी का दौर शुरू हो गया है। फौज ने वादा किया था कि 6 महीने में चुनाव होंगे, लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि SCAF भी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं था। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पत्रकारों पर फिर से पाबंदी लगाई गई। अदालतों में जनता की बजाय सैन्य ट्रायल्स होने लगे। यानी जनता को लगने लगा कि जिस फौज पर उन्होंने भरोसा किया था, वही धीरे धीरे नया तानाशाह बन रही है। इन सब के बाद जनता ने फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर जनता के दबाव और लगातार प्रदर्शनों की वजह से आखिर में 2012 में पहला फ्री प्रेसिडेंशियल चुनाव कराया गया। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर थी, क्योंकि पहली बार मिस्र का राष्ट्रपति जनता की वोट से तय होने वाला था। 2012 का चुनाव मिस्र की सबसे ताकतवर धार्मिक सियासी जमात मुस्लिम ब्रदरहुड के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी ने जीत लिया था। वो मिस्र के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति बने। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि मुर्सी मिस्र को नया रास्ता देंगे। उन्होंने ऐलान किया, अब जनता की आवाज सबसे ऊपर होगी।
लेकिन बहुत जल्दी मोर्सी की सरकार विवादों में घिर गई। उन्होंने संविधान में ऐसे संशोधन किए जिससे उनकी पावर बहुत बढ़ गई। विपक्ष ने कहा कि वो तानाशाह की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई, बिजली कटौती, ईंधन की कमी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक समुदायों ने महसूस किया कि मुर्सी सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडे पर चल रहे हैं। धीरे धीरे जनता जो तहरीर स्क्वायर पर मोर्सी के लिए ताली बजा रही थी, वही उनके खिलाफ खड़ी होने लगी। यानी फिर से आंदोलन शुरू हो गया। 2013 की गर्मियों तक हालात बिगड़ गए, लाखों लोग फिर से सड़कों पर आ गए। इस बार नारा था, मोर्सी इस्तीफा दो। ये सब देखते हुए जनरल अब्दुल फताह अल सीसी ने हालात का फायदा उठाया। 3 जुलाई 2013 को सेना ने मोर्सी को सत्ता से हटा दिया। मोर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुस्लिम ब्रदरहुड पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जनता को लगा था कि अरब स्प्रिंग मिस्र में आज़ादी और लोकतंत्र लाएगा, लेकिन सिर्फ 2 साल में हालात ऐसे हो गए कि फौज फिर से सत्ता में लौट आई। जनरल सीसी राष्ट्रपति बन गए और आज भी मिस्र वही उनके अधीन है, यानी उन्हीं की सत्ता में चल रहा है। यानी जिस इनकलाब ने तानाशाही को तोड़ा था, वही इनकलाब एक नए तानाशाह को जन्म देकर खत्म हो गया। मिस्र की बगावत ने अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन लोगों ने देखा कि 30 साल का तानाशाह सिर्फ 18 दिनों में विरोध से गिर सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या अरब स्प्रिंग ने मिस्र को बेहतर बनाया? इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे असरात हैं। सबसे पहले अच्छे असरात की हम बात करते हैं कि जनता ने ये साबित कर दिया कि आवाज की ताकत गोलियों से बड़ी होती है। सोशल मीडिया पहली बार एक असली हथियार बनकर सामने आया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ने आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाया। आम मिस्री नागरिक ने महसूस किया कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है। अरब देशों में एक नई सोच पैदा हुई, तानाशाही अमर नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंधेरे पहलू भी सामने आए। मुबारक के बाद जो लोकतंत्र आया वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। मोर्सी की नाकामी और फौज की वापसी ने साबित कर दिया कि मिस्र की राजनीति अब भी सेना के नियंत्रण से बाहर नहीं है। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सबसे बड़ा झटका ये लगा कि जनता की उम्मीदें फिर से अधूरी रह गईं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मिस्र के हालात आज क्या हैं? तो आज मिस्र फिर से जनरल अब्दुल फताह अल सीसी के हाथों में है। वो चुनाव भी कराते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए जगह बहुत कम है। लोकतंत्र का सपना अब भी अधूरा है। अरब स्प्रिंग की चिंगारी ने जरूर ये दिखा दिया कि जनता की ताकत अजय है, लेकिन इसने ये भी सिखा दिया कि असली बदलाव सिर्फ तानाशाह गिराने से नहीं आता, बल्कि मजबूत संस्थाओं और न्यायपूर्ण व्यवस्था से आता है। दोस्तों, जनवरी 2011 में तहरीर स्क्वायर पर जो आवाज उठी थी, उसने पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो सबसे मजबूत तानाशाह भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन मिस्र की क्रांति हमें यह भी बताती है कि असली लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं होती, बल्कि व्यवस्था बदलने की होती है। आज अरब स्प्रिंग को 1 दशक से ज्यादा बीत चुका है। कुछ लोग इसे जीत मानते हैं क्योंकि इसने जनता की ताकत को साबित किया, और कुछ इसे हार मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र का सपना अधूरा रह गया। लेकिन इतिहास गवाह है, तहरीर स्क्वायर में गूंजती वो आवाजें आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को हिम्मत देती हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कभी मिस्र सच में उस लोकतंत्र को पाएगा जिसके लिए उसने लोगों ने जान दी थी, यानी जिसके लिए लोगों ने जान दी थी, या फिर अरब स्प्रिंग हमेशा एक अधूरी क्रांति कहलाएगा? दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मिस्र की बगावत ने जीत पाई, या बगावत जो लोकतंत्र की जरूरत थी वो अधूरी रह गई? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।